नमस्कार दोस्तों, नव वर्ष 2023 को आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और नए साल में नई ऊर्जा और नए उमंग के साथ अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाएं और 2023 में एक अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब अपने लिए सुनिश्चित कर लें। और इसी क्रम में जिनका लक्ष्य एसएससी सीएचएसएल है उनके लिए मेरा एक छोटा सा ये प्रयास है। इसी प्रयास का ये दूसरा लेक्चर है और इस लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं। और इसमें हमारा ये पहला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने मकसूदाबाद नामक नगर बसाया जो बाद में मुर्शिदाबाद नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है अकबर। तो अकबर ने ही मकसूदाबाद नामक नगर बसाया था और ये कहां पर है? बंगाल में। जो बंगाल मुगलों का सूबा था और यहां पर मकसूदाबाद नामक नगर बसाया था अकबर ने और फिर इसका नाम पड़ा मुर्शिदाबाद। मुर्शिद कुली खान ने इसका नाम रखा और इसे अपनी राजधानी बनाया। अकबर का जो कार्यकाल था मुगल बादशाह के रूप में 1556 से 1605 ईस्वी। अकबर ने 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक मुगल बादशाह के रूप में कार्यभार संभाला और अकबर भारत में मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अकबर को मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक अकबर। और जब अकबर 1556 ईस्वी में मुगल बादशाह बने, इसी के साथ पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ इसी दौरान और अकबर की ओर से मुगल सेना का नेतृत्व अकबर के संरक्षक बैरम खान ने किया। और एक तरफ अकबर की सेना का नेतृत्व बैरम खान कर रहे थे और दूसरी तरफ हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसमें अकबर युद्ध जीत जाते हैं और हेमू की इस युद्ध में पराजय होती है। और ये युद्ध 1556 में होता है, जिसे पानीपत के द्वितीय युद्ध के नाम से जानते हैं। भारत में मुगल वंश का संस्थापक तो बाबर था, लेकिन मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक इतिहासकारों के द्वारा अकबर को माना जाता है, क्योंकि अकबर सबसे योग्य और महान शासक था मुगल वंश का। तो अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा हुमायूं। तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर का पुत्र या उत्तराधिकारी हुमायूं था। हुमायूं का कार्यकाल 1530 ईस्वी से 1540 ईस्वी। इसका कार्यकाल दो कालखंडों में बटा हुआ है। दूसरा कालखंड है इसका 1555 से 1556, अर्थात 1539 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को चौसा के युद्ध में पराजित किया और 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में पराजित किया। और न केवल हुमायूं को शेर शाह सूरी ने पराजित किया, बल्कि भारत छोड़ने के लिए भी मजबूर कर दिया। और हुमायूं भारत छोड़ देते हैं और हुमायूं पुनः एंट्री करते हैं भारत में 1555 ईस्वी में और अपनी खोई हुई सत्ता को पुनः प्राप्त करते हैं। और 1556 ईस्वी में हुमायूं दिल्ली के दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। और तीसरा ऑप्शन है मुर्शिद कुली खान। तो बंगाल जो मुगल सूबा था, इस मुगल सूबे को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में, बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मुर्शिद कुली खान ने स्थापित किया। बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया। मुर्शिद कुली खान ने बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया तथा बंगाल की राजधानी ढाका से मकसूदाबाद स्थानांतरित किया और मकसूदाबाद का नाम बदलकर अपने नाम पर मुर्शिदाबाद रखा। मीर कासिम मीर जाफर के बाद बंगाल का नवाब बना, अर्थात मीर जाफर, जिसे रॉबर्ट क्लाइव का गधा या गिद्दड़ कहते हैं, ये प्लासी के युद्ध के बाद अर्थात 1757 में बंगाल का नवाब बना मीर जाफर और 1760 तक रहा। और मीर कासिम 1760 से 1764 ईस्वी तक बंगाल का नवाब रहा मीर कासिम, अर्थात बक्सर के युद्ध में इसकी पराजय हो जाती है मीर कासिम की और ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हो जाती है। तो 1760 में ये बंगाल का नवाब बना था और इसने अपनी राजधानी अपने कार्यकाल के दौरान मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा अकबर।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेणुका झील किस राज्य में है? तो पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तो यही आपका आंसर है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में एक महत्वपूर्ण झील है जिसका नाम है रेणुका झील। यहां पर एक और महत्वपूर्ण झील है जो पेपर में बहुत पूछी जाती है, भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध के पीछे एक झील निर्मित हुई है जिसका नाम है गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में है और ये भाखड़ा बांध के पीछे निर्मित हुई है ये झील, और ये हिमाचल प्रदेश में है गोविंद सागर झील। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के नाम पर, गुरु गोविंद सिंह के नाम पर इस झील का नाम गोविंद सागर झील रखा गया है। जो पहला ऑप्शन है इसमें लिखा है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण झील है जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद वल्लभ पंत सागर नाम है इनके साथ सागर, लेकिन ये सागर नहीं, झीलें हैं। तो गोविंद वल्लभ पंत सागर झील उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में गोविंद वल्लभ पंत सागर है। भारत में एक महत्वपूर्ण नदी है जिसका नाम है सोन। सोन की एक सहायक नदी है रिहंद। रिहंद नदी में एक बांध बनाया गया है सोनभद्र में जिसका नाम है रिहंद बांध। रिहंद बांध के पीछे जो झील निर्मित हुई है उसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। और गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, इन्हीं के नाम पर इस झील का नाम रखा गया है। तीसरा ऑप्शन है हमारा जम्मू कश्मीर। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुलर झील और ये जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में डल झील भी है, डल झील, वुलर झील। यहां पर शेषनाग झील भी है, शेषनाग, वैरीनाग, ये सभी झीलें जम्मू कश्मीर में हैं। और चौथा ऑप्शन है उड़ीसा। यहां पर चिल्का झील है। यह भारत की सबसे बड़ी लैगून है, अर्थात खारे पानी की झील है। तो रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में पंबन द्वीप है? तो पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा केरल, चौथा तमिलनाडु। तो इसका आंसर आपका तमिलनाडु हो जाएगा। यहां पर है पंबन द्वीप। और पंबन द्वीप कहां पर है? पाक की खाड़ी में। अभी पाक की खाड़ी हम समझ लेंगे। तो पंबन द्वीप पाक की खाड़ी में है और पंबन द्वीप में ही रामेश्वरम स्थित है। और पंबन द्वीप का जो सबसे दक्षिणी छोर है वहां पर एक गांव है जिसे कहते हैं धनुषकोडी। यहीं से राम सेतु या एडम्स ब्रिज, आदम के पुल की शुरुआत हो जाती है जो श्रीलंका तक जाता है। इस पुल के अवशेष आज भी हैं। और भारत एवं श्रीलंका के मध्य जो जल संधि है उसे पाक जल संधि कहते हैं। ये एक तरफ भारत और दूसरी तरफ श्रीलंका। और ये पाक की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से, ये जल संधि पाक की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है और भारत और श्रीलंका को अलग करती है। और यहीं पर है पाम्बन द्वीप जो तमिलनाडु में आता है। और इसी पाम्बन द्वीप में रामेश्वरम है और इसी पाम्बन द्वीप में धनुषकोडी गांव है। तीसरा ऑप्शन है केरल। केरल में वेलिंगटन द्वीप है। वेलिंगटन द्वीप केरल में है और यह द्वीप एक झील में स्थित है। इस झील का नाम है वेम्बनाड झील। कई बार पेपर में यही क्वेश्चन पूछा गया है कि वेम्बनाड झील किस राज्य में है? तो वेम्बनाड झील केरल में है और इस झील में वेलिंगटन द्वीप है। और इसी द्वीप में भारत का, इस द्वीप को कोच्चि से जोड़ने वाला जो राजमार्ग है वो भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है। और दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सालसेट द्वीप है। सालसेट द्वीप में ही मुंबई बसा हुआ है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई सालसेट द्वीप में है। पहला ऑप्शन है उड़ीसा। उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप और इसका नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है।
ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति, आम जन का राष्ट्रपति, आम जनता का राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहते हैं। ये भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। भारत में 1983 में जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम शुरू हुआ था उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। 1998 में जो भारत में दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ उसके ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये ऐसे पहले गैर राजनीतिक राष्ट्रपति थे। तो आपका क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य में पाम्बन द्वीप है? तो पाम्बन द्वीप तमिलनाडु में है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग का गठन कब हुआ? तो यहां पर पूछा गया स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग का गठन कब हुआ। अगर केवल क्वेश्चन इतना होता कि भारत में पहले विधि आयोग का गठन कब हुआ तो समझ लेते हैं। अंग्रेजों के शासनकाल में हुआ था पहले विधि आयोग का गठन। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत 1834 में भारत में पहले विधि आयोग का गठन किया गया था और इसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले को बनाया गया। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग का गठन कब हुआ था। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो दोनों बातें समझ लेते हैं। तो ये जो दूसरा ऑप्शन है 1955, तो स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग 1955 में गठित हुआ था। पहला विधि आयोग। विधि आयोग का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है और ना इसका उल्लेख किसी कानून में है। ये संवैधानिक संस्था नहीं है, ये एक कार्यकारी संस्था है। तो पहला विधि आयोग 1955 में गठित हुआ और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे एमसी सीतलवाड़। ये उस समय भारत के महान्यायवादी थे। तो एमसी सीतलवाड़ भारत के पहले महान्यायवादी भी थे और भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष भी थे एमसी सीतलवाड़। और पहला विधि आयोग 1955 में गठित किया गया था स्वतंत्र भारत का। और जो हमारा इसमें पहला ऑप्शन है 1950 में चुनाव आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग का गठन किया गया था। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग, भारत के निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तीसरा ऑप्शन है हमारा 2022। तो हाल ही में 2022 में 22वें विधि आयोग, ये करंट का इशू, इसे भी याद रखना है। तो 2022 में 22वें विधि आयोग का गठन किया गया है। और 22वें विधि आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो ऋतुराज अवस्थी हैं। अवस्थी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। और ये जो चौथा ऑप्शन है 1979 अर्थात 1978-79 में मंडल आयोग का गठन हुआ था, मंडल कमीशन। ये भारत का दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग था और बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल इसके अध्यक्ष थे। ये ओबीसी से संबंधित है, अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित है मंडल आयोग। तो आपका जो क्वेश्चन था कि स्वतंत्र भारत में पहले विधि आयोग का गठन कब हुआ था, तो स्वतंत्र भारत में पहले विधि आयोग का गठन 1955 में हुआ था। और स्वतंत्र ना हो, मतलब स्वतंत्र शब्द ना लिखा होता, केवल इतना पूछा गया होता कि भारत के पहले विधि आयोग का गठन कब किया गया था, तो 1834 हो जाता। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कुषाण वंश का शासक नहीं है, अर्थात कौन इनमें से ऐसा ऑप्शन है जिसमें जो नाम लिखा है वो कुषाण वंश का शासक नहीं रहा। तो कुजुल फड़फिसेस ये भारत में कुषाण वंश का संस्थापक था। भारत में कुषाण वंश का संस्थापक। इसने भारत में कुषाण वंश की स्थापना की और कुषाणों ने अपनी राजधानी पुरुषपुर अर्थात पेशावर को बनाया था, जो पाकिस्तान में इस समय। और कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कनिष्क था। कुषाणों का सबसे शक्तिशाली शासक कनिष्क था। इसका कार्यकाल 78 ईस्वी से 101 ईस्वी तक था। सबसे शक्तिशाली शासक था कनिष्क। और कुषाणों के जो अन्य शासक थे हुविस्क, वासुदेव, ये कुषाणों के अन्य शासक हैं, अन्य कुषाण शासक।
और जो इतिहासकार हैं, इतिहासकारों का मानना है कि कुषाण चीन के थे और ये भारत में आए, इन्होंने अपनी सत्ता स्थापित की। और चौथा ऑप्शन है घननंद, ये नंद वंश का अंतिम शासक था। अंतिम शासक। उत्तर भारत का जो भूभाग है जिसे मगध कहा जाता था, अर्थात ये मगध का शासक था घननंद, नंद वंश का अंतिम शासक। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। तो इसमें पूछा गया है कुषाण वंश का शासक नहीं है, तो कुषाण वंश का शासक चौथा ऑप्शन डी घननंद नहीं है, ये नंद वंश का अंतिम शासक था। तो अगला क्वेश्चन हमारा, प्याज में लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो इसको समझ लेते हैं। पहला ऑप्शन है एंथोसायनिन, एंथोसायनिन इसी के कारण। एंथोसायनिन के कारण ही प्याज का रंग लाल होता है। लाल मतलब हल्के गुलाबी कलर का होता है, प्याज का रंग लाल या हल्का गुलाबी होता है एंथोसायनिन के कारण। दूसरा ऑप्शन है हमारा क्लोरोफिल, पेड़ पौधों का हरा रंग, उनकी पत्तियों का हरा रंग, टहनियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बहुत सहायक होता है। कैरोटीन या कैरोटीनाइड, गाजर में लाल रंग इसी के कारण होता है। अगला ऑप्शन है लाइकोपिन, टमाटर का लाल रंग। तो टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है, गाजर में लाल रंग कैरोटीनाइड के कारण होता है, और पेड़ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं क्लोरोफिल के कारण, और प्याज का लाल रंग या गुलाबी रंग एंथोसायनिन के कारण होता है। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो पहला ऑप्शन हो जाएगा, आपका आंसर एंथोसायनिन। अगला क्वेश्चन है, रूसी कुल्या नदी किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है? तो पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा है केरल, तीसरा है उड़ीसा। तो रूसी कुल्या नदी उड़ीसा में प्रवाहित होती है। एक छोटी सी नदी है रूसी कुल्या जो उड़ीसा में प्रवाहित होती है। तो कई क्वेश्चन राज्य विशेष में प्रवाहित होने वाली छोटी छोटी नदियों से पूछे जाते हैं। तो रूसी कुल्या नदी उड़ीसा में प्रवाहित होती है, और ये ओलिव रिडले कछुओं के लिए जानी जाती है। ओलिव रिडले कछुए। ओलिव रिडले कछुओं के लिए नदी जानी जाती है। चौथा ऑप्शन है गोवा। गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के तट पर है। तो यहाँ की नदी है गोवा की मांडवी। एक और नदी है महत्वपूर्ण गोवा की, जुआरी। तो मांडवी और जुआरी नदियां गोवा की महत्वपूर्ण नदियां हैं। केरल की महत्वपूर्ण नदी जो पूछी गई हाल ही में सीजल में, पेरियार नदी केरल की है। भरतपुंजा ये भी केरल की नदी है। तो पेरियार और भरतपुंजा ये केरल की नदियां हैं। तमिलनाडु, वैगई तमिलनाडु की महत्वपूर्ण नदी है, और वैगई नदी के तट पर तमिलनाडु का एक महत्वपूर्ण शहर स्थित है जिसका नाम है मदुरई, और मदुरई में एक मंदिर है जिसका नाम है मीनाक्षी मंदिर। तो क्वेश्चन पूछा गया है रूसी कुल्या नदी किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है? तो रूसी कुल्या नदी उड़ीसा में प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, कुष्ठ रोग किस जीवाणु से होता है? तो पहला ऑप्शन है साल्मोनेला टाइफी, दूसरा ऑप्शन है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। तो यही इसका आंसर है। कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से होता है। यह जीवाणु से होने वाला रोग है कुष्ठ रोग। इसे हैंसन रोग भी कहते हैं। कुष्ठ रोग ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से होता है, और इसमें शरीर की त्वचा, नर्वस सिस्टम ये सभी प्रभावित होते हैं इससे। पहला ऑप्शन है हमारा साल्मोनेला टाइफी, इससे टाइफाइड हो जाता है जिसे मियादी बुखार भी कहते हैं। इसी को आंत्र ज्वर भी कहते हैं, क्योंकि इससे आंतें प्रभावित होती हैं नकारात्मक रूप से, और दूषित भोजन और पानी से ये जीवाणु शरीर में एंटर कर जाता है।
और तीसरा ऑप्शन है हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इससे टीबी, ये टीबी का जीवाणु है, इससे टीबी हो जाता है, जिसे क्षय रोग भी कहते हैं, क्षय रोग, यक्ष्मा भी कहते हैं। और विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को बनाते हैं। और टीबी का जो वैक्सीन है वो है बीसीजी, बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। और चौथा ऑप्शन है बार्डटेला पर्टुसिस, बार्डोटेला पर्टुसिस। ये एक ऐसा जीवाणु है जिसके कारण काली खांसी आती है, काली खांसी, काली खांसी का ये बैक्टीरिया है, बार्डोटेला पर्टुसिस। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। अगला क्वेश्चन है हमारा, फिक्की की स्थापना किस वर्ष हुई? तो फिक्की के बारे में समझ लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा 1948। तो 1948 में पहली औद्योगिक नीति शुरू, पहली औद्योगिक नीति, हमारे देश की पहली औद्योगिक नीति। पहली औद्योगिक नीति हमारे देश की लॉन्च हुई 1948 में। 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई थी, इंपीरियल बैंक। इसी बैंक का 1955 में राष्ट्रीयकरण किया गया और नाम बदल के इसका एसबीआई रख दिया गया। और तीसरा ऑप्शन है 1927, यही इसका आंसर है। फिक्की की स्थापना 1927 में की गई और इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये इसका फुल फॉर्म है। और इसका गठन कब हुआ था? 1927 में महात्मा गांधी के सुझाव पर घनश्याम दास बिड़ला ने, घनश्याम दास बिड़ला ने इसका गठन किया था, फिक्की का। ये कॉमर्स और इंडस्ट्री की एक अपेक्स बॉडी है। तो घनश्याम दास बिड़ला ने महात्मा गांधी के सुझाव पर इसका गठन किया था 1927 में और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं, ये भी बहुत पूछा जाता है पेपर में, वर्तमान में इसके अध्यक्ष शुभ्रकांत पांडा हैं, शुभ्रकांत पांडा इसके अध्यक्ष हैं। तो ये भी फैक्ट याद रखना है। चौथा ऑप्शन है हमारा 2003। तो 2003 में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना 2003 में हुई और इस आयोग की, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना 2003 में कंपटीशन एक्ट 2002 के तहत की गई थी। कंपटीशन एक्ट 2002 के तहत कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना 2003 में की गई। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भारत में जितनी भी इंडस्ट्री, फैक्ट्री, कंपनियां हैं, वो सभी स्वस्थ तरह से हेल्दी कंपटीशन करें, अर्थात अपना एकाधिकार न स्थापित कर सकें गैर कानूनी तरीके से। तो इसको देखने का काम ही कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का होता है और इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। तो इसका आंसर आपका 1927 हो जाएगा। तो आज के हमने एसएससी सीएचएसएल 2021 के 9 क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन डिस्कस कर लिए और 2021 की जब सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण डिस्कस कर लेंगे, इसके बाद हम 2022 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इन्हें अच्छे से तैयार करना है, प्रत्येक फैक्ट महत्वपूर्ण है और इन्हें अच्छे से तैयार करना है और नोट्स बनाना है और इसका सीधा बेनिफिट आपको आपके एग्जाम में मिलेगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।